हम कंटिन्यू हैं जी प्रेसिडेंट के बारे में जो हमारा लेक्चर चल रहा है। आज दूसरा लेक्चर है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है उसके क्या अख्तियारात हैं। आगे चल के हम बात कर रहे हैं कि 46 आर्टिकल कह रहा है कि प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा जो भी इंटरनल अफेयर्स हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, कोई लेजिस्लेशन का इशू है तो इसके बारे में प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा। बड़ा सिंपल सा आर्टिकल है। वो कहता है प्रेसिडेंट टू बी केप्ट इन्फॉर्म्ड, इंफॉर्मेशन रहेगी, इन्फॉर्म किया जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर शैल कीप द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड ऑन ऑल मैटर्स इंटरनल and foreign policy and on all legislative proposals the federal government intended to bring before मजलिस शूरा पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के सामने कोई भी प्रपोजल, लेजिस्लेटिव प्रपोजल जो आती हैं उसके बारे में, इंटरनल अफेयर, एक्सटर्नल अफेयर के बारे में कौन इन्फॉर्म करेगा? प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट इसका आर्टिकल है जी रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। आप रिमूवल के फिर इसके अंदर देखिएगा जो उसने कौन सी स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। अच्छा, क्यों किया? रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। फिर उसने कहा और इम्पीचमेंट। ठीक है, तो इसके 3-4 हमने पहले इस्तेमाल बताए हैं। अब यहाँ कोई इस्तेमाल बताएगा? सर मोर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने की। एक तो होता है कि जो एक्चुअल वर्ड नहीं है उसको इंसर्ट किया गया है। ठीक, तो यहां वो एक्चुअल एक और इंफॉर्मेशन दे रहा है कि रिमूवल या इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट को एक नाल एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हुए, मोर एम्फसाइज करते हुए यहां इसका स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल बता रहा है। Notwithstanding anything contained in the Constitution, the President may, in accordance with the provisions of this article, be removed from office on the ground of physical or mental incapacity। अगर वो फिजिकल इनकेपेबल है या मेंटली वो परफॉर्म नहीं कर सकता, क्वेश्चनेबल है, और इम्पीच्ड या उसको रिमूव किया जाएगा, इंडाइटमेंट किया जाएगा, उसके खिलाफ कंप्लेन की जाएगी ऑन चार्ज ऑफ वायोलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन की अगर उसने कोई ग्लेरिंग वायोलेशन की या कोई वायोलेशन की या और ग्रास मिसकंडक्ट, तो या किसी मिसकंडक्ट का इर्तिकाब किया तो देन भी प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाएगा। इम्पीचमेंट का उर्दू में होता है मुआखजा। इम्पीचमेंट के और कंप्लेंट भी होता है, एलिगेशन भी होता है, इंडाइटमेंट भी होता है। और आगे चल के कहते हैं जी 2 इसका नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ आइदर हाउस, यानी आइदर हाउस दोनों, नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट, 1/2 मेंबरशिप क्या करेंगे? उसको इंडोर्स करेंगे रेजोल्यूशन को। मे गिव टू द स्पीकर्स ऑफ द नेशनल असेंबली और एज द केस मे बी द चेयरमैन रिटन नोटिस ऑफ इट्स इंटेंशन टू मूव अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ। अब रेजोल्यूशन के लिए एक नोटिस दिया जाएगा जो कि 1/2 मेंबर से होगा, कम अज कम एटलीस्ट 1/2 मेंबर उसे साइन करेंगे और ये ईदर हाउस में से हो सकता है। एज द केस मे बी टू इम्पीच द प्रेसिडेंट एंड सच नोटिस शैल सेट आउट द पार्टिकुलर ऑफ हिज इनकैपेसिटी और एज ऑफ द चार्ज अगेंस्ट हिम। इनकैपेसिटी है, जैसे हमने देखा फिजिकल, मेंटल, या उसके खिलाफ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन है या ग्रास मिसकंडक्ट है, कोई भी एलिगेशन है, चार्ज है। नेक्स्ट 3 इसका कहता है जी आर्टिकल 47 का, इफ ए नोटिस अंडर क्लास 2 इज रिसीव्ड बाय द चेयरमैन ही शैल ट्रांसमिट इट फोर्थवेट टू द स्पीकर। यानी इन केस अगर वो नोटिस चेयरमैन को दिया जाता है या मिलता है तो चेयरमैन क्या करेगा? वो ट्रांसलेट भेज देगा किसको? स्पीकर को। द स्पीकर शैल विद इन 3 days ऑफ द रिसीट ऑफ नोटिस under clause 2 or clause 3 cause a copy of the notice to be transmitted to the president।
अब ये नोटिस के बारे में स्पीकर जो है वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेगा और उसको अपडेट करेगा, नोटिस के बारे में बताएगा। आगे कहता है 5 कहता है जी स्पीकर शैल समन द टू हाउसेस टू मीट इन अ ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सेशन होगा जी बोथ हाउसेस का, पार्लियामेंट का, बोथ हाउसेस का, सेनेट का और नेशनल असेंबली का। और उसके बारे में वो कहता है जी सेशन ज्वाइंट कन्वीन होगा, नॉट आइदर देन 7 days एंड नॉट लेटर देन नॉट अर्लियर देन 7 days, 7 दिन से पहले नहीं होगा, एंड नॉट लेटर देन 14 days, और 14 दिन मतलब है के बाद नहीं होगा, यानी कि ये स्पैन होगा 7 दिन का, 7 से 7 14 दिन में। आफ्टर द रिसीट्स ऑफ द नोटिस बाय हिम। 6 कहता है जो ज्वाइंट सिटिंग may investigate or cause to be investigated the grounds or the charge upon which the notice is founded। अब जो नोटिस है उसके बारे में क्या एलिगेशंस है, वो ज्वाइंट सिटिंग उसको ग्रिल करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, देखेगा। द प्रेसिडेंट शैल हैव द राइट्स टू अपियर एंड बी रिप्रेजेंटेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इफ एनी। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रेसिडेंट जो है वो अपना अपियर हो सकता है, एंड बिफोर द ज्वाइंट सिटिंग if after consideration of all results of the investigation, if any, a resolution is passed at the joint sitting by the votes of not less than 2/3। अब 2/3 के वोट से वो कहता है कि not less than 2, अब ज्वाइंट सिटिंग का है, of the total membership of Majlis Shura, declaring that the president is unfit to hold the office due to incapacity or is guilty of violating the constitution or of a gross misconduct, the president shall cease to hold office immediately on the passing of the resolution। तो ये एक इम्पीचमेंट का तरीका है। पहले इधर हाउस में से 1/2 जो है वो नोटिस भेजेंगे चेयरमैन को या स्पीकर को, इधर चेयरमैन को जाता है वो स्पीकर को भेजेगा, और उसके बाद ये ज्वाइंट सेशन होगा, और ज्वाइंट सेशन में ये 2/3 अगर कहेगा कि ये अनफिट फॉर ऑफिस है तो वो प्रेसिडेंट जो है वो उसका उस ऑफिस से सीज हो जाएगा, फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकेगा। आर्टिकल 48 कहता है जी प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस ETC। अब ये है जी एक प्रेसिडेंट को एडवाइस भेजी जाती है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और उसने उस पर एक्ट करना होता है एक सर्टेन टाइम के लिए। अगर वो नहीं करता तो फिर क्या होता है, को ऑटोमेटिकली डीम टू बी एक्टेड अपॉन। आगे चल के टाइम बताएंगे। इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस द प्रेसिडेंट शैल एक्ट on and in accordance with the advice of the cabinet or the prime minister, provided that within 15 days the president may require the cabinet or as the case may be the prime minister to reconsider such advice। अब अगर एडवाइस भेजी गया तो वो क्या कहेगा, वो कह सकते हैं इसको रिकंसीडर करे either generally or otherwise, and the president shall within 10 days act in accordance with the advice standards after such रिकंसिडरेशन। और उस रिकंसिडरेशन के बाद भी अगर नहीं तो 10 डे में उसे वो करना होगा, अगर नहीं होगा तो ऑटो वो प्रोसीड हो जाएगा। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज 1 द प्रेसिडेंट शैल एक्ट in his discretion in respect of any matter in respect of which he is empowered by the constitution to do so, and the validity of anything done by the president in his discretion shall not be called in question on any grounds whatsoever। Next 4 कहता है जी question whether any and of so what advice was tendered to the president by the cabinet, the prime minister or the Majlis Shura of the state shall not be inquired into in or by any court, tribunal or other authority, where the president dissolve the National Assembly, notwithstanding anything contained in clause 1 he shall। यहाँ है जी वो टाइम पीरियड, अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो 90 डे में इलेक्शन जो करवाना और टाइम टेबल देना प्रेसिडेंट का अख्तियार है। अपॉइंट डेट, अब डेट वो मुकर्रर करेगा कितने दिनों तक, नॉट लेटर देन 90 डेज, 90 दिन से एक्सीड नहीं करेगी। ठीक है जी। नॉट लेटर देन, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर है, फ्रॉम द डेट of resolution for the holding of a general election to the assembly, and appoint a caretaker cabinet in accordance with the
provisions of article 2 to 4 or as the case may be। आगे नेक्स्ट कहता है 6, if at any time the prime minister consider it necessary to hold a referendum on any matters of national importance, he may refer the matter to a joint sitting of the मजलिस शूरा पार्लियामेंट। अगर रेफरेंडम का कोई इशू आ जाता है तो मजलिस शूरा पार्लियामेंट को जाएगी, एंड इफ इट इज अप्रूव्ड इन अ जॉइंट सिटिंग, अगेन जॉइंट सेशन इसे अप्रूव कर दे, द प्राइम मिनिस्टर मे कॉज सच मैटर टू बी रेफर्ड टू अ रेफरेंडम इन द फोरम of a question that is capable of being answered by either yes or no। तो ये जो होगा yes or no की सूरत में ये पास होगा। An act of Majlis Shura Parliament may lay down the procedures for the holding of the referendum and the compiling consolidations of the results of a referendum। नेक्स्ट सर इसका आर्टिकल जो है हम करते हैं जो आर्टिकल 49, चेयरमैन ऑफ स्पीकर टू एक्ट एज और परफॉर्म फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है तो उसकी जगह पे कौन काम करेगा? तो वो कहता है कि स्पीकर, चेयरमैन, अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है किसी भी वजह से, इन टाइम अवेलेबिलिटी नहीं है, बरौने मुल्क है, या इनकैपेसिटी या इम्पीचमेंट। If the office of the president become vacant by reason of death, resignations or removal of the president, यानी किसी सूरत में भी क्या होता है, खाली हो जाता है। The chairman or if he is unable to perform the functions of the office of the president, the speaker of the national assembly। तो ये थर्ड टायर में तीसरी जगह पे आएगा। सेकंड फिडर में कौन आएगा? चेयरमैन, और थर्ड जो है इसमें आएगा स्पीकर of the National Assembly shall act as a president until a president is elected in accordance with clause 3 of article 41। When the president by reason of absence from Pakistan or any other cause is unable to perform his functions, the chairman, or if he too is absent or unable to perform the function of office of the president, the speaker। Again उसी तरह ही कि अगर किसी वजह से वो बरौने मुल्क है तो पहले चेयरमैन आएगा, और अगर फिर चेयरमैन भी अवेलेबल नहीं है तो फिर स्पीकर जो है वो परफॉर्म करेगा। शैल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अनलेस द प्रेसिडेंट रिटर्न्स टू पाकिस्तान और एज द केस में बी रिज्यूम हिज फंक्शन। रिज्यूम सर मैंने क्या होता है? दोबारा शुरू करना, किसी भी फंक्शन को, किसी भी काम को दोबारा शुरू करना।